हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बंधुआ मजदूरी प्रथा निवारण अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो इस अधिनियम के बारे में बात करने से पहले हम आसान शब्दों में बंधुआ मजदूरी प्रथा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हमने देखा है और देखने से ज्यादा हमने ये बात सुनी है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बंधुआ मजदूरी प्रथा जो है उसने कई समाज, कई परिवार और उसकी कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी होती क्या है। तो देखिए, समाज के या हमारे शोषित वर्ग जो है या जो गरीब परिवार हैं, उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती थी जिनमें उन्हें अर्जेंसी में रुपयों की जरूरत पड़ती थी। तो इस अर्जेंसी में जो रुपयों की जरूरत पड़ी है, उसके लिए, उन रुपयों के लिए वो किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास जाते थे। वो धनाढ्य व्यक्ति जो है वो उसे पैसा तो दे देता था, लेकिन उस पैसे के एवज में उस व्यक्ति को, और न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उस व्यक्ति के पूरे परिवार को अपने लिए बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। अब बंधुआ मजदूर बना लिया मतलब क्या, कि वो व्यक्ति जो है वो उस पैसे को चुकाने के बदले उस व्यक्ति के यहाँ पे कार्य करेगा, धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ पे, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के अलावा उसके परिवार में और जो पीढ़ियां आ रही है वो भी उस धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ पे उस कार्य को करेगी। तो इस तरीके से उन थोड़े से रुपयों के एवज में किसी का पूरा परिवार, और न सिर्फ परिवार बल्कि कई पीढ़ियां इस कुप्रथा से पीड़ित रही है। तो इस कुप्रथा को दूर करने के लिए ही सरकार ने इस अधिनियम का निर्माण किया है, जिसका नाम है बंधुआ मजदूरी प्रथा निवारण अधिनियम, या फिर बंधित श्रम पद्धति उत्साद अधिनियम 1976। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनता के दुर्बल वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश्य से बंधित श्रम पद्धति के उत्सादन का और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस अधिनियम का निर्माण किया गया है ताकि बंधुआ मजदूरी प्रथा जो है उसे बंद कराया जा सके, पहला। और दूसरा, इसके द्वारा जो लोग बंधुआ मजदूरी प्रथा से पीड़ित है उनका उत्थान किया जा सके, तो इसलिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसे लागू किया गया है 25 अक्टूबर 1975 से, और इसमें धाराएं हैं कुल 27। डेट्स को लेके आप लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन इसके लिए मैं आपकी एक डाउट क्लियरेंस सेशन रखूंगी। ये जो डेट्स है वो एकदम कंफर्म है, आप इस पे डाउट मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस अधिनियम की धारा 1 में, जैसा हमने बताया कि उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ कब हुआ था ये बताया गया है। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं हैं, तो कुछ चुनी हुई परिभाषाएं हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं कि धारा 2 के क में अग्रिम शब्द को परिभाषित किया गया है कि अग्रिम क्या होता है। नगद या वस्तु रूप में या भागतः नगद या भागतः वस्तु रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। अग्रिम का हम सीधा सीधा मतलब ले सकते हैं एडवांस, मतलब कोई रकम जो नगद या भागतः नगद के रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, और इस कंडीशन में जो देने वाला व्यक्ति है वो लेनदार और जो व्यक्ति इसे लेता है वो ऋणी कहलाता है। ठीक है, धारा 2 के घ में बताया गया है कि बंधित ऋण क्या होता है। इसे परिभाषित किया गया है कि श्रम पद्धति के अधीन या उसके अनुसरण से प्राप्त अग्रिम जो है वो बंधित ऋण कहलाती है। धारा 2 के च में बंधित श्रमिक कौन होता है, इसे परिभाषित किया गया है। अब हम आते हैं धारा 3 में, कि धारा 3 में लिखा है अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव, की इस अधिनियम के कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, इसे धारा 3 में परिभाषित किया गया है। धारा 4 में है बंधित श्रम पद्धति का उत्सादन। ठीक है, उत्सादन का मतलब होता है समाप्ति या त्याग। ठीक है, तो इस अधिनियम के लागू होते ही बंधित श्रम पद्धति जो है वो समाप्त हो जाएगी। और वो कैसे? तो इसमें लिखा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात प्रत्येक बंधित श्रमिक बंधित श्रम करने की किसी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा। मतलब अगर उसे जिस भी मजबूरी के कारण उसे बंधुआ मजदूर बनाया गया है, तो जैसे ही अधिनियम लागू होगा उसके बाद वो उस मजदूरी का त्याग करके बंधुआ मजदूर होने के लिए वो प्रेरित नहीं किया जाएगा उसे। और इसका दूसरा पॉइंट है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी व्यक्ति को
कोई बंधित श्रम या किसी अन्य प्रकार का बालात श्रम करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूर अभी नहीं है तो फिर भी किसी मजबूरी के कारण किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनने के लिए पुनः प्रेरित नहीं किया जा सकता है। ये जो बात है ये लिखी हुई है धारा 4 में। अब हम आते हैं धारा 5 में। तो धारा 5 में करार, रूढ़ी आदि का शून्य होना। मतलब अगर किसी व्यक्ति का ये करार हुआ है किसी के साथ कि अगर वो उसे इतने रुपए देगा तो उसके एवज में वो बंधुआ मजदूर बन जाएगा, या ऐसा कोई भी कंडीशन अगर मेंटेन किया गया है, तो जैसे ही ये अधिनियम लागू होगा ये सारे करार और रूढ़ी जो है उन्हें शून्य मान लिया जाएगा। धारा 6 में लिखा गया है कि बंधित ऋण का प्रतिसंधाय करने के दायित्व की समाप्ति। प्रतिसंधाय का मतलब फिर से वही होता है कि पेमेंट होता है। कि बंधित ऋण मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो बंधुआ मजदूर बना हुआ है तो जो ऋण उसके द्वारा लिया गया है और उसका पेमेंट उसे, अगर जो धनाढ्य व्यक्ति है वो बोले कि तुमने मुझसे इतना तो ऋण लिया था तो तुम्हें उसे वापस करना होगा, तो इस अधिनियम के द्वारा वो व्यक्ति जो है वो उस ऋण को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब हम आते हैं धारा 7 में कि बंधित श्रमिक की संपत्ति का बंधक से मुक्त किया जाना। यदि जो मालिक है उसके पास बंधुआ मजदूर जो बना हुआ व्यक्ति है उसकी कोई संपत्ति जो है वो रखी हुई है तो उसे वापस करना पड़ेगा। मतलब धनाढ्य व्यक्ति को अपने जो भी बनाया हुआ बंधक मजदूर है उसको उसकी जो संपत्ति है वो वापस करना पड़ेगा। ये लिखा है धारा 7 में। अब हम आते हैं धारा 8 में कि मुक्त किए गए बंधित श्रमिक का वास स्थान आदि से बेदखल न किया जाना। कि कई बार हम देखते हैं कि उसे उसके निवास स्थान से बेदखल कर दिया जाता है या उसकी संपत्ति को जब्त कर ली जाती है। तो जैसे ही ये धारा लागू होगी, ये अधिनियम लागू होगा, तो जो बंधित श्रमिक जो है वो वर्तमान में जिस निवास स्थान में रह रहा है उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं धारा 8 के 2 में। धारा 8 के 2 में लिखा गया है कि बेदखल किए जाने की स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधित श्रमिक को ऐसे वास स्थान या अन्य निवास परिसर का कब्जा यथासाध्य शीघ्रता से वापस करेगा। मतलब ये कि यदि उस बंधुआ मजदूर को उसके निवास स्थान से बेदखल कर दिया गया है तो इस कंडीशन में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसे उसका वास स्थान वापस करवाए। ठीक है। अब हम आते हैं धारा 9 में कि समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा संदाय स्वीकार न किए जाना। ठीक है, कि अगर कोई ऋण जो है वो समाप्त हो गया है, उसका मतलब हमने पिछली धाराओं में क्या पढ़ा कि जैसे ही ये धारा लागू होगी तो कोई भी ऋण जो है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि जो लेनदार है वो ऋण लेना चाहता है तो उसे ये अधिकार नहीं है, वो दिए गए ऋण का कोई भी हिस्सा वापस नहीं मांग सकता है। ये धारा 9 में लिखा हुआ है। अब हम आते हैं धारा 10 में कि कार्यपालक प्राधिकारी। धारा 10 में कार्यपालक प्राधिकारी के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को कार्यान्वित करने की शक्ति देगा। ठीक है, तो इसका नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और वो कौन होंगे? जो कार्यपालक प्राधिकारी होंगे। तो जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार जो है वो कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में करेगा। अब जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ अधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा। तो राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिए। अब जो जिला मजिस्ट्रेट है वो अपने अधीन आने वाले किसी भी अधिकारी को ये शक्तियां देगा कि वो इस अधिनियम का सुचारू रूप से पालन करवा पाए। अब हम आते हैं धारा 11 में। धारा 11 में लिखा गया है कि ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों का कर्तव्य। ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट और जो अन्य अधिकारी है उनका क्या कर्तव्य होगा? तो पहला है बंधित श्रमिक के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने, संरक्षण देना। दूसरा, बंधित श्रमिक के कल्याण की अभिवृद्धि करना जिससे उसे कोई और बंधित ऋण लेने के लिए संविदा करने का कोई अवसर ना हो। मतलब कि उनके कल्याण के लिए कुछ ऐसे कार्य करना ताकि कोई और व्यक्ति जो है वो उससे फिर से बंधुआ मजदूर न बना पाए। ये बात सुनिश्चित करना जो है वो कर्तव्य होगा जिला मजिस्ट्रेट और उससे संबंधित जो अधिकारी होंगे उनका।
अब हम आते हैं इसके धारा 12 में कि जिला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य क्या होंगे। तो उनके कर्तव्य होंगे कि वे यह जांच करें कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात बंधुआ श्रमिक के रूप में कोई व्यक्ति कार्यरत है क्या, और यदि है तो तत्काल कार्यवाही से इसका उन्मूलन करे। ये कर्तव्य होगा जिला मजिस्ट्रेट और उसके प्राधिकृत अधिकारियों का। अब हम आते हैं धारा 13 में सतर्कता समितियां। तो इस अधिनियम में कुछ समितियों का निर्माण किया गया है जिन्हें सतर्कता समितियां कही गई है। तो इनका गठन कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले और उपखंड में। ठीक है, इनका गठन राज्य सरकार करेगी और कहाँ होंगी? तो हर जिले में और हर जिले के उपखंडों में इन सतर्कता समितियों का निर्माण किया जाएगा। इनकी संख्या कितनी होगी? तो जितनी भी डिजायर्ड संख्या है, जितनी जरूरत है, उतने ही समितियों का निर्माण किया जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समितियों में कौन कौन से सदस्य होंगे। ठीक है, इन सतर्कता समितियों के अंतर्गत कौन कौन से लोग होंगे? तो इसके अंतर्गत होंगे जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति। ठीक है, पहली बात, जो कौन होंगे? इस समितियों के अध्यक्ष होंगे। दूसरा, तीन व्यक्ति जो ST/SC समुदाय से हो, ठीक है, और उसी जिले के निवासी हो जहां की ये सतर्कता समिति है, और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नाम निर्देशित हो। ठीक है। तीसरा, जिला निवासी 2 सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब कि जिस जिले की वो सतर्कता समिति है वहां के निवासी 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनको कौन नाम निर्देशित करेगा? जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशित करेगा। और चौथा है, जिले में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय और अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार जो है वो नाम निर्देशित करेगी। और जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 व्यक्ति, और उसको नाम निर्देशित कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट जो है उसे नाम निर्देशित करेगा। तो इतने लोग होंगे आपकी एक जिले के अंदर जो सतर्कता समिति है उसके अंतर्गत। अब हमने पहले देखा कि किसी जिले के अंदर जो सतर्कता समिति होंगी उसके बारे में। अब देखते हैं कि किसी उपखंड के लिए जो सतर्कता समिति का गठन होगा इसमें कौन कौन सदस्य होंगे। तो पहला जो उपखंड मजिस्ट्रेट होगा या उनके द्वारा जो नाम निर्देशित व्यक्ति होगा वो इसका सदस्य होगा और यही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है। दूसरा, उपखंड में निवासरत 3 ST/SC व्यक्ति, और इनको नाम निर्देशित कौन करेगा? तो उपखंड मजिस्ट्रेट जो है, मतलब जो अध्यक्ष है, वो इनको नाम निर्देशित करेगा। तीसरा, उपखंड निवासी उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित 2 सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो उसी उपखंड में निवास करते हैं, और इन्हें नाम निर्देशित कौन करेगा? उपखंड मजिस्ट्रेट। चौथा, ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 व्यक्ति, जिन्हें कौन नाम निर्देशित करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। अगला है, वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित 1 व्यक्ति। ठीक है, 1 व्यक्ति। और उपखंड में कार्यरत 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट हो। तो ये 1 अधिकारी भी जो है वो इस समिति का सदस्य होगा। अब हम आते हैं धारा 14 में कि सतर्कता समितियों के कृत्य क्या होंगे। ये जो सतर्कता समितियां हैं वो क्या कार्य करेंगी? तो ये करेंगी, पहला, इस अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सलाह देगी। ठीक है, ये जो अधिनियम है उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए उसके लिए सलाह देना। दूसरा है, मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना इस समिति का दूसरा कार्य है। तीसरा है, मुक्त श्रमिकों के लिए ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसाइटियों के कृत्यों का समन्वय करना। मतलब जो मुक्त श्रमिक हैं, आए हुए हैं, उनके लिए ग्रामीण बैंकों में और सहकारी सोसाइटियों जो है उनसे संबंधित जो भी कार्य है उनका समन्वयन करना जो है वो इन समितियों का कार्य होगा। अगला है, अधिनियम के अधीन संबंधित अपराधों की संख्या पर
नजर रखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है जो इन समितियों के द्वारा किया जाता है कि ये जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में बंधुआ मजदूरी संबंधित कोई भी कृत्य अगर होता है तो उस पे नजर रखना इनका प्राइम वर्क होता है। अगला है इस अधिनियम के अधीन संज्ञान में लिए जाने लायक अपराध का सर्वेक्षण करना। यदि इन्हें पता चलता है कहीं से कि बंधुआ मजदूरी संबंधित कोई कृत्य किया जा रहा है तो उसका सर्वेक्षण करना इस समिति का कार्य है। अगला है बंधित श्रमिक के वाद की प्रतिरक्षा करना। मतलब कोई मजदूर है जिसने ये वाद दिया है कि वो उसे बंधुआ मजदूरी के तहत कार्य कराया जा रहा है तो उसके वाद का संरक्षण करना इस समिति का कार्य होता है। तो ये थी हमारी धारा 14। अब हम आते हैं धारा 15 में सबूत का भार, जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि जब कभी किसी बंधित श्रमिक या सतर्कता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे में यह दावा किया जाए कि वह बंधित ऋण है तो ऐसे ऋण के बंधित ऋण न होने के सबूत का भार लेनदार पर होगा। मतलब ये कि यदि ये प्रूफ हो जाता है कि जो ऋण है वो बंधवा ऋण है तो इस कंडीशन में जो लेनदार है, मतलब जो व्यक्ति है जो ये दावा करता है कि मुझे इससे रुपए वापस लेने हैं, ये उसका दायित्व होगा कि वो ये सिद्ध करे कि जो पैसे वो सामने वाले को ऋण के रूप में दिया है और उससे वापस मांग रहा है वो बंधवा ऋण नहीं है, सामान्य ऋण है। तो ये बात प्रूफ करना जो लेनदार व्यक्ति होगा उसका कार्य होगा। ठीक है, अब आते हैं धारा 16 में, जिसमें ये लिखा गया है कि बंधित श्रम के प्रवर्तन के लिए दंड, कि यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति जो है वो बंधक बनाता है और बंधवा मजदूरी कराता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो 3 वर्ष का कारावास और 2000 तक का जुर्माना। फिर 17 में है बंधित ऋण व दिए जाने के लिए दंड। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो बंधवा मजदूरी के एवज में किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो उसके लिए जुर्माना क्या होगा, 3 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, धारा 18 में लिखा गया है कि बंधित श्रम पद्धति के अधीन बंधित श्रम कराने के लिए दंड। मतलब अगर बंधवा मजदूरी की जो प्रथा है उसके अंतर्गत श्रम करवाने के लिए क्या दंड है, तो इसके लिए 3 वर्ष कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना दंड स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस के लिए श्रमिक को 5 रुपए की दर से संदाय किया जाएगा। मतलब कि जितने दिन तक वो व्यक्ति उसके यहाँ पे बंधवा मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है तो उस पर दिन के हिसाब से 5 रुपए उसे प्रदान किया जाएगा मजदूरी के रूप में। अब हम आते हैं धारा 19 में कि बंधित श्रमिकों को संपत्ति का कब्जा वापस करने में लोभ या असफलता के लिए दंड, कि यदि कोई बंधित श्रमिक है उसकी संपत्ति पर किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उसके एवज में उसे बंधवा मजदूरी करवाई जा रही है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो 1 वर्ष का कारावास, 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों, और प्रत्येक दिन जिसके दौरान कब्जा वापस नहीं किया गया है तो 5 रुपए के दर से उसे पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब धारा 20 में आते हैं, जिसमें लिखा है कि दुष्प्रेरण का एक अपराध होना। दुष्प्रेरण मतलब कि गलत तरीके से या बंधवा मजदूरी के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिखा गया है कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध को दुष्प्रेरण करेगा, चाहे दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो या नहीं हो, दंडनीय होगा। मतलब ये कि कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति को बंधवा मजदूर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब चाहे वो व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति को बंधवा मजदूर बनाए या ना बनाए, जो व्यक्ति इसके लिए प्रेरित कर रहा है वो दंड का पात्र होगा और उसे दंड दिया जाएगा। तो ये थी हमारी धारा 20 में। ठीक है, तो ये जो सारी अपराध परफॉर्म किए जाएंगे तो उसके अपराधों का विचारण कौन करेगा, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो अपराधों का विचारण करेगा। ये लिखा हुआ है धारा 21 में। अब आते हैं हम धारा 22 में कि अपराधों का संज्ञान। तो अपराधों का संज्ञान कैसा होगा, तो प्रत्येक अपराध जो है वो संज्ञेय और जमानती होगा। अब यहाँ पे एक शब्द आता है संज्ञेय, मतलब क्या, तो हमने सुना होगा वारंट। ठीक है, तो पुलिस के पास अधिकार होगा कि वो बिना वारंट के जो अपराधी है उसे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन ये जो अपराध है वो जमानती होंगे, इसके लिए उस अपराधी को जमानत मिल सकती है। तो ये दिखा है धारा 22 में। अब हम आते हैं धारा 23 में कि कंपनियों का अपराध। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया गया था। अब हम देखते हैं कि अगर यही सेम चीज कोई कंपनी के द्वारा की जाती है तो क्या होगा, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उस कंपनी का, उसे सेम
जो दंड है वो दिया जाएगा। अब हम आते हैं धारा 24 में, जिसमें लिखा है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, मतलब कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार की या अधिकारी की या सतर्कता समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत सारे निर्णय जो है वो विधिवत हो और निष्पक्ष रूप से हो, इसके लिए ये चीज सुनिश्चित की गई है कि कोई भी वाद जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या सतर्कता समिति के जो सदस्य हैं उनके लिए नहीं की जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं धारा 25 में कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो शक्ति है केंद्र सरकार के पास। और धारा 26 में हम आते हैं तो देखते हैं कि निरसन और व्यावृत्ति। ठीक है, निरसन का मतलब होता है समाप्ति। तो इस धारा 26 में लिखा गया है कि बंधित श्रम पद्धति अध्यादेश 1975 जो है वो इसके द्वारा निरसित किया जाता है। अब इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस अधिनियम का, क्योंकि हम जानते हैं अधिनियम और अध्यादेश में को हमने संविधान में पढ़ा हुआ है, तो पहले इसे एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था और जैसे ही ये अध्यादेश जो है वो अधिनियम बना तो अधिनियम के बनते ही इस अध्यादेश का लोप हुआ और वो अधिनियम के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये चीज लिखा हुआ है धारा 26 में कि कब ये अध्यादेश जो है उसका लोप हुआ और वो अधिनियम बना है। ठीक है, तो इस तरीके से बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम का कुल 26 धाराओं पे हमने डिस्कशन किया है। बाकी आने वाले वीडियोस पे हम अन्य जो धाराएं हैं और अन्य अधिनियम है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।